हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक एंड यूनिवर्सल फीचर ऑफ सोसाइटी विच इज़ नोन एज फैमिली। और हमने डिस्कस किया था कि हम फैमिली को 7 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। और उसके पहले 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी कि फैमिली को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। एक हमने जनरल डेफिनेशन फैमिली की दी थी, जिसमें हमने बताया था कि फैमिली एक बेसिक यूनिट होती है और वो एक यूनिवर्सल ग्रुप होता है। और हमें सारी सोसाइटीज़ में हर जगह पे हमें फैमिली किसी ना किसी रूप में एग्जिस्ट करती हुई दिखाई देती है। ओके। फिर उसके बाद हमने बात किया था फंक्शंस ऑफ फैमिली के बारे में कि फैमिली का फंक्शन क्या है, और फंक्शन को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। और हमने देखा था कि फैमिली एज एन इंडिविजुअल हमको कैसे कंट्रीब्यूट करती है, और फिर फैमिली सोसाइटी में उसका क्या फंक्शन है, फैमिली सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट करती थी, इसके बारे में हमने बात किया था। ओके। आज हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि क्या हम फैमिली को क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और अगर क्लासिफिकेशन फैमिली का हम कर सकते हैं तो किन किन बेसिस पे फैमिली को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फैमिली के डिसफंक्शंस क्या हैं। क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एज एन इंडिविजुअल फैमिली हमको कन्फाइन करने की कोशिश करती है, उसके बारे में हम जानेंगे। और फिर हम देखेंगे कि रिसेंट चेंजेस क्या हो रहे हैं फैमिली के फंक्शन और स्ट्रक्चर में। ओके। जितने भी फंक्शंस के बारे में हमने बात की थी, तो क्या कुछ ऐसे फंक्शंस हैं फैमिली के जो अब चेंज हो रहे हैं। ओके। इसके बारे में हम बात करेंगे। मतलब आज हम 3 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले फैमिली को हम क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे, फिर कुछ फैमिली के डिसफंक्शंस पढ़ेंगे, यानी उनके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फैमिली के फंक्शन और स्ट्रक्चर में हमें हाल के समय में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ओके। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले हम क्लासिफाई करेंगे फैमिली को। तो किन किन बेसिस पे हम फैमिली को क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके। सो जो पहली चीज है वो है साइज एंड स्ट्रक्चर। साइज एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम फैमिली को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहली है न्यूक्लियर फैमिली और दूसरी है ज्वाइंट फैमिली। ओके। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी आगे की स्लाइड्स में कि ये दोनों फैमिलीज क्या होती हैं कि ओके। फिर उसके बाद बेस्ड ऑन मैरिज। ओके। मैरिज के बेसिस पे हम फैमिली को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो हम 2 तरीके से डिवाइड करेंगे, पॉलीगॉमस फैमिलीज और मोनोगॉमस फैमिलीज। ओके। फिर बेस्ड ऑन रेजिडेंस, मतलब आफ्टर मैरिज जो मेल और फीमेल मेंबर हैं वो किसके यहाँ जाके रह रहे हैं या वो कहाँ रह रहे हैं, इसके बेसिस पे हम फैमिली को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पैट्रीलोकल, मैट्रीलोकल, बाई लोकल एंड नियो लोकल। ओके। फिर उसके बाद हम बेस्ड ऑन अथॉरिटी पे बात करेंगे कि किसी भी फैमिली में पावर कौन होल्ड कर रहा है। तो इस बेसिस पे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे फैमिली को, एक पैट्रियार्कल फैमिलीज और मैट्रियार्कल फैमिलीज। इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, इनका मतलब समझेंगे कि पैट्रियार्कल फैमिलीज कैसे होती हैं, मैट्रियार्कल फैमिलीज कैसे होती हैं, और आज के समय में हमें कौन सी फैमिली ज़्यादा देखने को मिलती है, ये भी हम बात करेंगे। फिर बेस्ड ऑन डिसेंट, डिसेंट के बेसिस पे फैमिली को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। डिसेंट का मतलब समझेंगे कि डिसेंट का मतलब क्या होता है, और उसके बेसिस पे हम पैट्रिलियल फैमिली और मैट्रिलियल फैमिली में डिवीजन को समझेंगे। ओके। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज एंड स्ट्रक्चर क्या देखेंगे। हम देखते हैं कि ऐसी फैमिलीज 2 तरीके में डिवाइड की जा सकती हैं, एक न्यूक्लियर फैमिली और दूसरी ज्वाइंट फैमिली। हमने बहुत सुना होगा न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली इसके बारे में। सो न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, वेरी सिंपल, कि एक मैरिड कपल होगा, ओके, हस्बैंड एंड वाइफ होंगे, फिर उनके अनमैरिड बच्चे होंगे। अगर ऐसी कोई फैमिली है तो वो कैसी फैमिली हो जाएगी, वो एक न्यूक्लियर फैमिली हो जाएगी। अधिकतर न्यूक्लियर फैमिलीज जो होती हैं वो एक ऑटोनॉमस यूनिट होती है, क्योंकि उनको ऊपर से कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता है। तो ऐसी फैमिली कैसी फैमिली हो जाती है, न्यूक्लियर फैमिली होती है। ओके। फिर जॉइंट फैमिली के बारे में बात करेंगे। अब जॉइंट फैमिली में क्या होता है, सपोज एक मेल और फीमेल मेंबर्स हैं, दोनों में शादी हुई, ओके, दोनों की शादी हुई, हस्बैंड एंड वाइफ, फिर उनके बच्चे हुए, ओके, फिर उनके बच्चों की भी शादियां हुई, ओके, उनके बच्चों के भी बच्चे हुए, और फिर ये सभी एक ही घर में रह रहे हैं। ओके। सो व्हाट इट इज, एक्सटेंशन ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स। एक ही घर में सभी रह रहे हैं, सभी
किचन एक ही है, एक ही जगह खाना बनता है, सबकी प्रॉपर्टी कॉमन है, तो ऐसी फैमिली कैसी फैमिली हो जाएगी? ज्वाइंट फैमिली हो जाएगी। ठीक है, अभी तो हम देख रहे हैं हालांकि न्यूक्लियर फैमिलीज तेजी के साथ बढ़ रही हैं अर्बनाइजेशन की वजह से, क्योंकि शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हम ज्वाइंट फैमिलीज नहीं कैरी कर सकते हैं। ओके, क्योंकि रहने की दिक्कत है, फिर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो हमें न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन आज से 10-20 साल पहले की सिचुएशन अगर हम देखें, जब अर्बनाइजेशन इतनी तेजी के साथ नहीं हुआ था, तो हमें ये फॉर्म ऑफ फैमिली खासकर गाँवों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। ओके, अब आज के समय में ड्यू टू वेरियस रीजन गाँवों में भी हमें ज्वाइंट फैमिलीज बिखरती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन फिर भी हमें ये फैमिली देखने को मिलती थी, ज्वाइंट फैमिली। ओके, सो सबसे पहले हमने साइज और स्ट्रक्चर के बेसिस में फैमिली को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली। ओके, सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, बेस्ड ऑन मैरिज दो तरीके की फैमिली देखने को मिलती हैं, एक पॉलीगोमस फैमिलीज और दूसरी मोनोगोमस फैमिलीज। ओके, आइए इनका मतलब समझते हैं। पॉलीगोमस फैमिलीज में क्या होगा? सपोज मेल मेंबर, फीमेल मेंबर दोनों ने शादी की, अब हस्बैंड एंड वाइफ इन दोनों में से किसी ने पहली शादी के रहते हुए भी दूसरी शादी कर ली, ओके, या तीसरी शादी कर ली, या चौथी शादी कर ली, तो अब ये जो फैमिली सब एक साथ रह रही हैं, ऐसी फैमिलीज कैसी फैमिली हो जाएंगी? ये पॉलीगोमस फैमिली हो जाएंगी। हम अपने यहाँ अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो एंशियंट टाइम में और मिडाइवल टाइम में जो डायनेस्टीज होती थी वहां हमें देखने को मिलता था, ठीक है, कि एक मेल मेंबर है, उसने कई सारी शादियां कर ली, ओके, और वो सभी फैमिलीज एक साथ मिलकर रह रही हैं, तो ये कैसी फैमिली हो गई? पॉलीगॉमस फैमिली हो गई। ओके, सब जैसे कि एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल जो हिंदुओं का एक रिलीजियस बुक है, रामायण। रामायण में हम क्या देखते हैं कि राजा दशरथ हैं और उन्होंने कितनी शादियां की? कौशल्या से शादी की उन्होंने, सुमित्रा से शादी की, ओके, कैकेयी से शादी की, और फिर इससे उनकी जो फैमिली हुई वो कैसी फैमिली बन जाएगी? ये एक पॉलीगोमस फैमिली का एग्जांपल हो गया। ठीक है, फिर हम बात करेंगे मोनोगोमस फैमिलीज के बारे में। ज्यादातर फैमिलीज आज जो हमें देखने को मिल रही हैं मोनोगोमस फैमिलीज। मोनोगोमस फैमिलीज में क्या है कि शादी हुई, हस्बैंड एंड वाइफ और उनके बच्चे हैं, इनसे जो एक ही शादी हुई, इनसे जो फैमिली एक्सटेंड कर रही है, ये कैसी फैमिली हो गई? मोनोगोमस फैमिली हो गई। ओके, अब आज के समय में हम देखेंगे तो जो पॉलीगोमस फैमिलीज हैं ये हमें कम होती दिख रही हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस। ग्लोबलाइजेशन हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, और कई सारी कम्युनिटीज़ में पर्सनल लॉज बने हैं। जब से स्टेट का इंटरफेरेंस बढ़ा है सोसाइटी में, लोगों के बीच में, तो हमें कई सारे ऐसे हम लॉज देखने को मिलते हैं जो पॉलीगोमस फैमिलीज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो फिर हमें पॉलीगोमस फैमिलीज देखने को अब कम मिल रही हैं, पहले ये हमें देखने को मिलती थी। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज हम फैमिलीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पॉलीगोमस फैमिलीज और मोनोगोमस फैमिलीज। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर एक और इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन रेजिडेंस, कि रेजिडेंस के बेसिस पे हम फैमिली को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। रेजिडेंस के बेसिस पे कि शादी के बाद में जो न्यूली मैरिड कपल है वो कहाँ रह रहा है, मेल के यहाँ रह रहा है, फीमेल के यहाँ रह रहा है, कहीं और रह रहा है, तो उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे पैट्री लोकल फैमिली। नाम से ही लग रहा है कि शादी के बाद जो न्यूली मैरिड कपल है वो कहाँ रहेगा? वो मेल मेंबर के यहाँ रहेगा। जब वो मेल मेंबर के यहाँ रह रहा है तो ऐसी फैमिली को हम कैसी फैमिली बोलेंगे? पैट्री लोकल फैमिली बोलेंगे। ओके, फिर मैट्रीलोकल फैमिली के बारे में बात करेंगे। मैट्रीलोकल फैमिली, शादी के बाद अगर जो कपल है वो फीमेल के यहाँ रह रहा है तो वो मैट्रीलोकल फैमिली हो गया। ओके, मैट्रीलोकल फैमिलीज हमें कम देखने को मिलती हैं, हमें अभी अभी ज़्यादातर पैट्रीलोकल फैमिलीज देखने को मिलती हैं इंडियन सोसाइटी में, लेकिन फिर भी हम कहीं कहीं देखेंगे गाँवों में या ज़्यादा देखने को मिलता है कि कुछ कुछ जगह ऐसे होता है कि जो मेल मेंबर होता है वो फीमेल मेंबर के यहाँ जाके रह रहा है, तो वो मैट्रीलोकल फैमिली हो गई। एक एग्जांपल देखते हैं, अभी मैंने हाल ही में न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि रणवीर सिंह जो बॉलीवुड एक्टर है वो अपनी वाइफ दीपिका पादुकोण के अपार्टमेंट में रह रहे हैं। ओके, सो इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ मैट्रीलोकल फैमिली। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट बाइलोकल फैमिली। बाइलोकल फैमिली में क्या होगा कि हस्बैंड एंड वाइफ जो दोनों हैं, ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू सिचुएशंस, कुछ सिचुएशन ऐसी हैं कि दोनों एक दूसरे के यहाँ अल्टरनेटिवली रह रहे हैं, तो अगर ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है, ऐसा कोई पैटर्न हमें देखने को मिलता है फैमिली का, तो हम उसे बाई लोकल फैमिली कहते हैं। ओके, चौथा नियो लोकल फैमिली।
नियो लोकल फैमिली में क्या होता है, मेल फीमेल दोनों ने शादी की और उसके बाद ना फीमेल मेल के यहाँ रह रही है ना मेल फीमेल के यहाँ रह रहा है, दोनों अलग किसी जगह पे जाके अपना एक घर बनाते हैं और वहां पे साथ में रह रहे हैं, तो वो ऐसी फैमिली नियो लोकल फैमिली कहलाती है। और नियो लोकल फैमिली का ट्रेंड इंडिया में इस समय लगातार बढ़ रहा है। जब से अर्बनाइजेशन बढ़ा है, इकोनॉमिक प्लेसमेंट के इंस्टीट्यूशन सिटीज की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं कि मेल मेंबर जॉब के लिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जा रहा है, वहां माइग्रेट कर रहा है और शादी के बाद फिर वो अपनी वाइफ को लेके वहां पे एक अलग घर बना के वो वहां पे रह रहे हैं, जहाँ पे वो इंडिपेंडेंट हैं और पेरेंट्स उनके कहीं गांव में सेटल्ड हैं और वो अलग जगह पे सेटल्ड हैं। ठीक है, तो ऐसी फैमिली को हम क्या बोलेंगे, नियो लोकल फैमिली बोलेंगे। ओके, सो बेस्ड ऑन रेजिडेंस हमने फैमिली को 4 टाइप में डिवाइड किया और उसके बारे में हमने समझा। ओके, फिर बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन के बारे में, बेस्ड ऑन अथॉरिटी। व्हाट डज अथॉरिटी मीन? अथॉरिटी मीन्स कि पावर कौन होल्ड कर रहा है फैमिली में, फैमिली के जो फंक्शंस हैं, फैमिली के जो ड्यूटीज हैं और फैमिली जो जो काम परफॉर्म कर रही है उसमें जो पावर है वो किसके हाथ में है। अगर वो मेल मेंबर के हाथ में है तो फिर कैसी फैमिली हो गई, पैट्रियार्कल फैमिली हो गई। पैट्रियार्कल फैमिली में क्या होता है कि फैमिली की जितनी भी डिसीजन मेकिंग की पावर होती है और जो अलग अलग तरीके की पावर्स होती हैं वो सारी पावर्स जो है इल्डेस्ट मेल मेंबर के हाथ में होती है। तो फिर ये कैसी फैमिली हो गई, पैट्रियार्कल फैमिली हो गई, जो हमें ज्यादातर देखने को मिलती है अभी सोसाइटी में। ओके, कि वो सारी की सारी पावर किसके हाथ में है, मेल मेंबर के हाथ में है। वही डिसाइड करता है कि फैमिली में शादी किसकी होनी है, किसकी नहीं होनी है, कहाँ होनी है, किससे होनी है। इन ज्यादातर डिसीजंस में मेल मेंबर शामिल होता है और वही मेल मेंबर ही फैमिली में डोमिनेट करता है, वही ब्रेड विनर होता है। तो ऐसी फैमिली कैसी फैमिली हो गई, पैट्रियार्कल फैमिली हो गई। ओके फ्रेंड्स, फिर बात करेंगे मैट्रियार्कल फैमिली में इसका जस्ट अपोजिट, कि अगर फैमिली में जो पार्ट्स हैं वो इल्डेस्ट फीमेल मेंबर के हाथों में कॉन्सेंट्रेटेड हैं, देन दैट विल बी मैट्रियार्कल फैमिली। ओके, मैट्रियार्कल फैमिली का एग्जांपल हम अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कई सारी ट्राइब्स हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि जो पार होती है वो फीमेल मेंबर के हाथ में होती है। या फिर हम एंशियंट पीरियड में जाएंगे अगर इंडिया की हिस्ट्री में, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमें ये पढ़ने को मिलेगा। आप लोग जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ ऐसे ट्रेसेस मिले हैं हिस्टोरियंस को कि जिससे उन्हें लगा है कि शायद यहाँ पे इस सिविलाइजेशन में आज से 5000 साल पहले हमें मैट्रियार्कल फैमिलीज देखने को मिलती है। ओके, सो बेस्ड ऑन अथॉरिटी पे हमने समझा कि फैमिली पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल दो टाइप की हो सकती है। ओके, फिर बेस्ड ऑन डिसेंट। डिसेंट मतलब रूल ऑफ इनहेरिटेंस एक चीज होती है। रूल ऑफ हेरिटेंस मतलब क्या हुआ, एक हिंदी में शब्द है वंश। वंश में क्या होता है कि फैमिली का जो नाम चल रहा है और जो फैमिली की प्रॉपर्टी है वो किस तरफ ट्रांसफर हो रही है, मेल मेंबर से मेल मेंबर को ट्रांसफर हो रही है या फीमेल मेंबर से फीमेल मेंबर को ट्रांसफर हो रही है। तो इसे ही हम क्या कह देंगे, इसे हम कह देंगे बेस्ड ऑन डिसेंट। अगर वो प्रॉपर्टी और जो फैमिली का सर नेम है वो मेल मेंबर से उसके सन में ट्रांसफर हो रही है, ओके, तो वो कैसी फैमिली हो जाएगी, मैट्रिलिनियल फैमिली हो जाएगी। यानी कि प्रॉपर्टी और जो फैमिली का नाम है इज आल्सो इनहेरिटेड थ्रू फादर लाइन, तो इसको हम पैट्रिलिनियल फैमिली कह देंगे। और जो पैट्रिलिनियल फैमिली होती है अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया था, पैट्रिलोकल फैमिली और मैट्रियार्कल फैमिली। ओके, इनका नेचर इनसे मिलता जुलता कुछ हमें दिखाई देता है और ये फैमिली बहुत कॉमन हमें देखने को मिलती है सोसाइटी में, क्योंकि ज्यादातर हमें पैट्रियार्कल फैमिलीज देखने को मिलती हैं, पैट्रिलोकल फैमिलीज देखने को मिलती हैं, तो फिर पैट्रिलिनियल फैमिलीज भी हमें ज्यादातर देखने को मिलती है। ओके, फिर हम बात करेंगे मैट्रियार्कल फैमिली के बारे में। मैट्रियार्कल फैमिली के बारे में नाम से ही क्लियर है कि जो प्रॉपर्टी और फैमिली का जो नेम होगा वो मदर से डॉटर में जाएगा, तो ऐसी फैमिली कैसी फैमिली हो जाएगी, मैट्रियार्कल फैमिली हो जाएगी। और फिर ये जो मैट्रिलिनियल फैमिली हो जाएगी। और ऐसी फैमिली मैट्रिलोकल भी होती है और मैट्रियार्कल भी होती है। अब इसका हमें एग्जांपल देखना है तो इसका एग्जांपल हमें देखने को मिलता है साउथ इंडिया में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हमें देखने को मिलता है। ओके, साउथ इंडिया में हमारा एक स्टेट है केरला। केरला में हम क्या देखते हैं, नायर एक ट्राइब होती है। ओके, तो नायर्स में क्या होता है कि प्रॉपर्टी मदर से डॉटर में जाती है, वहां विजिटिंग हस्बैंड का कॉन्सेप्ट है। ओके, मदर ही बच्चों को पालती है
ओके, और वही सारी पावर होल्ड करती है। तो नायर्स में कैसी फैमिली हमें देखने को मिलती है? मैट्रिलिनियल फैमिली देखने को मिलती है। और फिर नॉर्थ ईस्ट में कुछ ट्राइब्स हैं, जैसे गारो हैं, खासीज हैं, इसमें भी हमें कहीं ना कहीं मैट्रिलिनियल फैमिली के ट्रेसेस मिलते हैं। ओके, सो हमने क्लासिफिकेशन के बारे में बात की, हमने 5 बेसिस पे फैमिली को क्लासिफाई करने की कोशिश की, और फिर हमने उनको समझा कि कैसे हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे से डिफरेंस हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, इसको हमने समझा। ओके, अब आगे हम समझते हैं डिसफंक्शंस ऑफ फैमिली। ओके, डिसफंक्शंस का मतलब, वी नो दैट एवरी कॉइन हैज टू फेजेस। ओके, एवरी पर्सन हैज टू phases. Uh, he can have some merits and he can have some demerits. ओके, उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी हो सकती हैं, कुछ बुराइयाँ भी हो सकती हैं। तो फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, उसके अंदर क्या निगेटिव पॉइंट्स हैं, उसके क्या निगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ रहे हैं या किसी इंडिविजुअल पे पड़ रहे हैं। जैसे हमने की पढ़ा था कि सोसाइटी सॉरी जो फैमिली के फंक्शन है, वो एक तो इंडिविजुअल लेवल पे फैमिली क्या कंट्रीब्यूट करती है, और फिर एक एज अ सोसाइटी फैमिली क्या कंट्रीब्यूट करती है। तो क्या कुछ उसके ऐसे फंक्शन हैं जो किसी इंडिविजुअल को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं? क्या उसके कुछ फंक्शन है जो सोसाइटी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल डाल रहे हैं? तो इनके बारे में हम समझेंगे, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। ओके, सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो फैमिली हमारा एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें कुछ कमियां आती चली गई। ओके, सो वो कमियां क्या हैं और उनको हम कैसे सुधार सकते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम डिसफंक्शंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जो फैमिली का एक सबसे बड़ा डिसफंक्शन हमें देखने को मिलता है कि फैमिली हमें स्टेटस कोइस्ट बनाती है। स्टेटस कोइस्ट मतलब जैसे का तैसा बनाने की कोशिश करती है। ओके, आप देखेंगे किसी भी सोसाइटी में हम चेंज को बहुत ही मुश्किल से अडॉप्ट करते हैं। ओके, पूरी हिस्ट्री पड़ी हुई है कि अगर किसी एक आदमी ने आके जो ट्रेडिशंस चली आ रही हैं उनके खिलाफ जाके बोलने की बात की, तो हम हमेशा उसका अपोज करते हैं। ओके, सबसे पहले जब कॉपरनिकस ने कुछ सही बात करने की कोशिश की, ओके, उसने कहा कि सन अर्थ के चारों ओर नहीं घूमता, बल्कि अर्थ खुद सन के चारों ओर घूमती है, जो कि आज सही है। लेकिन उस समय उसका बहुत विरोध हुआ। राजा राम मोहन राय ने जब सती सिस्टम को क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा कि ये गलत प्रैक्टिस है, तो लोगों ने उनका अपोज किया, लोग उनसे बात नहीं करते थे। ओके, सो उस टाइम उनके लिए सती सिस्टम सही चीज थी। लेकिन आज हम जान रहे हैं कि सती सिस्टम कितना हीनियस क्राइम था, और जितने भी सालों तक ये कंटिन्यू रहा, इससे कितना लॉस हुआ सोसाइटी को। ओके, सो कहने का मतलब यही है कि स्टेटस को इस फैमिली हमें कहीं ना कहीं बनाती है। अगर वो एक पैट्रियार्कल फैमिली है, तो वो पैट्रियार्कल फैमिली ही बनी रहना चाहती है। वो अपने बच्चों में कुछ ऐसी चीजें डालने की कोशिश करेगी, ऐसे उनको संस्कार देगी कि वो स्टेटस कोइस्ट उनको बना देगी, और फिर वो पैट्रियार्कल फैमिली भले ही उसकी कुछ कमियां हो, लेकिन वो हमें वैसा ही देखने को मिलता है। ओके, अब प्रोफेशंस को लेके देख लीजिए कि हमारे सोसाइटी में जो बहुत कॉमन प्रोफेशंस हैं, जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टरी पढ़ना या आईएएस बनना, हमारे पेरेंट्स हमको क्या फोर्स करेंगे कि नहीं भाई आप आईएएस ही बनो, आप इंजीनियर ही बनो, आप डॉक्टर ही बनो। अगर किसी का सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो वो उसको उस डायरेक्शन में प्रमोट नहीं करते हैं। तो कई सारे टैलेंट स्टेटस कोइस्ट होने की वजह से दम तोड़ देते हैं सोसाइटी में, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और इससे फाइनली एक इंडिविजुअल का भी नुकसान होता है, उसकी इंडिविजुअल ग्रोथ भी कन्फाइंड होती है, प्लस सोसाइटी को का भी बहुत सारा नुकसान होता है। सपोज अगर सोसाइटी में एक बहुत अच्छा इंजीनियर आने वाला है, वो कई सारे इनोवेशन कर सकता है, लेकिन उसकी फैमिली उसको नॉर्मल सी जॉब के लिए मोटिवेट कर रही है और वही करने के लिए उसको भेज रही है, तो फिर वो क्या होगा, एज इंडिविजुअल को तो नुकसान हुआ ही, हमें सोसाइटी में भी नुकसान देखने को मिलता है। ओके, तो फैमिली का एक बड़ा डिसफंक्शन क्या हो गया कि वो स्टेटस कोइस्ट है और अपने बच्चों को भी वही देने की कोशिश करती है। ओके, फिर दूसरा क्या है, फैमिली इज आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग डिवाइस। ओके, एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है। ओके, सपोज एक फैमिली है, उसमें किसी बच्चे का जन्म हुआ। ओके, जब बच्चे का जन्म हुआ तब उसके साथ कुछ अलग ट्रीटमेंट नहीं होता, सारे बच्चों को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलता है जैसे ही उनका जन्म होता है। लेकिन जैसे ही कुछ टाइम बीतता है, हम देखते हैं कि अगर वो लड़का है यानी मेल है, तो उसके साथ कुछ अलग ट्रीटमेंट चल रहा है,
और जो फीमेल है उसके साथ कुछ अलग ट्रीटमेंट चल रहा है। ओके, दो वर्ड हमने बहुत बार सुने होंगे। एक वर्ड हमने सुना होगा सेक्स। जब हम कोई भी फॉर्म भरते हैं, अप्लाई भी करते हैं किसी जगह पे, तो एक कॉलम वहाँ पे होता है सेक्स, जिसमें हमें लिखना होता है कि हम मेल हैं कि फीमेल हैं, और अब उसमें ट्रांसजेंडर का भी आ गया है। ओके, तो एक वर्ड होता है सेक्स और दूसरा वर्ड क्या होता है, जेंडर। ओके, जिसमें हम कहते हैं मैन या वुमेन। ओके, सो क्या डिफरेंस है इन दोनों वर्ड में? कभी आपने सोचा है कि व्हाट इज सेक्स एंड व्हाट इज जेंडर? ओके, तो आइए इन दोनों वर्ड्स का हम मतलब समझते हैं। सेक्स क्या है? सेक्स इज अ बायोलॉजिकल आइडेंटिटी। ओके, हम कौन सी रेस हैं? होमो सैपियंस सैपियंस। ओके, उसमें अगर कोई किसी का सेक्स फीमेल है और किसी का सेक्स मेल है, तो इसके आइडेंटिटी को हम क्लासिफाई करने के लिए एक हम उसकी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी लेते हैं, वो होती है सेक्स। लेकिन सोसाइटी में एक जो उसकी सोशल आइडेंटिटी होती है, वो होती है मैन और वुमेन। ओके, तो जो एक ये इसकी सोशल आइडेंटिटी बनी, ये कैसे बनी? ये बनी इसी की वजह से, फैमिली की वजह से। फैमिली क्या करती है? जब कोई फीमेल है, थोड़ा सा बड़ी हुई, तो उसके कपड़े अलग और मेल के कपड़े अलग। उनके कपड़ों में सबसे पहले उन्होंने डिफरेंस किया और उनको ये बताना शुरू किया कि भाई आप मैन हो और आप वीमेन हो। अब वो लड़की थोड़ी सी बड़ी हुई और वो सपोज ज़्यादा हंसती है, मुस्कुराती है, लोगों से हंस के मुस्कुरा के बात करती है, तो उसको जो उसके पेरेंट्स होंगे वो टोकेंगे कि नहीं बेटा, तुम्हें ऐसे बात नहीं करते हैं, तुम चुप रहा करो। ओके, और लड़के से क्या कहेंगे कि क्या दिन भर घर में बैठे रहते हो जी, जाके बाहर कुछ घूम टहल के आओ, जाओ खेल के आओ। भले ही उस लड़के का मन जो है किचन में लगता हो, तो उससे कहेंगे नहीं नहीं, तुम्हें किचन में नहीं जाना है, तुम्हें बाहर जाना है। और सपोज लड़के ने कभी रो दिया, इमोशनल हो गया, तो कहेंगे क्या भाई लड़कियों की तरह रो रहे हो, लड़कों को थोड़ी रोना चाहिए, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। ओके, तो हम ये क्या कर रहे हैं, ये हम एक दीवार खींच रहे हैं, एक सोशल आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं, आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग कर रहे हैं। और फैमिली की इसी आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जो फीमेल है उसके इनोवेशंस को, उसके टैलेंट को हम मार के दूसरी दिशा में कन्वर्ट कर रहे हैं, और मेल को भले ही उसके अंदर वैसा टैलेंट ना हो, उसको उस दिशा में भेज रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जा रहा है कि सोसाइटी का भी नुकसान हो रहा है और उस इंडिविजुअल का भी नुकसान हो रहा है। ये तो जेंडर की बात हो गई। फिर दूसरी चीज क्या है कि एक जो आइडेंटिटी मिलती है, जो इंडिया में एक बहुत ही खराब सिस्टम चला आ रहा है शुरू से, कास्ट सिस्टम, या जो कम्युनल राइट्स होते हैं इंडिया में या हर जगह पे अलग अलग, या और कहीं पे हम देखेंगे रेसिस की बात होती है, रेसिस्ट हैं। अभी अमेरिका में काफी सारी बात हुई रेसिज्म को लेके। ये सब हमें कहाँ से मिल रही है? ये सब हमें फैमिली से मिल रही है। फैमिली हमें उस दिशा में ट्रेन करती है, हमारी आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग करती है कि भाई तुम्हारी आइडेंटिटी ये है, तुम इसके लिए लड़ो। ओके, सो उनकी एक आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग हो रही है। ये फैमिली का एक और बड़ा डिसफंक्शन है, जो एक इंडिविजुअल की ग्रोथ को कन्फाइन करता है, एक इंडिविजुअल को रोकता है एक्सप्लोर करने से, और उसके साथ साथ सोसाइटी का भी नुकसान करता है। ओके, सो हमने दो फंक्शंस पढ़े, स्टेटस कोइस्ट और आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग डिवाइस। फिर तीसरा एक डिसफंक्शन है फैमिली का, परफॉर्मेंस प्रेशर। ओके, एक अभी वेब सीरीज आई है कोटा फैक्ट्री, राजस्थान में एक जगह है कोटा, वहाँ पे हर साल इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने के लिए हजारों स्टूडेंट्स जाते हैं। ओके, और उन हजारों स्टूडेंट्स में केवल 10 या 5% ऐसे लोग होते हैं जो सही में इंजीनियरिंग या डॉक्टरी पढ़ना चाहते हैं। बाकी सब अपनी फैमिली की रिपुटेशन के लिए, अपने पेरेंट्स की वजह से वहाँ पे जा रहे हैं और फिर अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, और फैमिली उनके ऊपर प्रेशर बना रही है कि भाई तुम्हें इस बार जेई आईआईटी जेई क्वालिफाई करना है, इस बार तुम्हें पीएमटी क्वालिफाई करना है, नीट क्वालिफाई करना है, और उनके ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जो यंगस्टर्स में एक सुसाइड की जो एक ट्रेंड हमें सामने देखने को मिल रहा है, उसके उसके पीछे कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस प्रेशर जिम्मेदार है। ओके, वो हमें परफॉर्मेंस का प्रेशर क्रिएट करते हैं, वो हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं कि भाई आपको साइंस आईडी पढ़ना है। भले ही उस लड़के को बहुत ज़्यादा या लड़की को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में, इंडिया की हिस्ट्री समझने में, इंडिया की सोसाइटी को समझने में, लेकिन हम उसको किधर धकेल रहे हैं कि नहीं भाई तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ो। ओके,
और फिर जब उसकी मार्कशीट आती है तो फिर उसके ऊपर फिर से हम प्रेशर बनाते हैं कि तुम्हारे मार्क्स इतने कैसे हैं, मैं तुम्हें कोचिंग भी करवा रहा हूँ, ट्यूशन भी करवा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी आपका परफॉर्मेंस सुधर नहीं रहा, तो वो हमारे ऊपर प्रेशर बनाते हैं। और जब भी हम प्रेशर में रह के काम करेंगे फिर क्या होगी, हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, हम अपने टैलेंट के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। ओके, सो एज एन इंडिविजुअल फिर परफॉर्मेंस प्रेशर के द्वारा फैमिली जो है एज एन इंडिविजुअल हमारी ग्रोथ को कन्फाइन करती है। ओके, फिर क्या है, एक डिसफंक्शन क्या है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वीमेन। हम जब फैमिली के क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे तो हमने बात की कि आज जो मॉडर्न सोसाइटी है या पिछले कई सालों से लेके जब से हम हिस्ट्री देखने की कोशिश करते हैं, हमें ज्यादातर पैट्रियार्कल फैमिली देखने को मिलती है, पैट्री लोकल फैमिली देखने को मिलती है, पैट्री लीनियल फैमिली देखने को मिल रही है। और जहां पे पार किसी एक आदमी के हाथ में होगी, सारी चीज वो कंट्रोल करेगा, तो जो दूसरा है उसका हमेशा एक्सप्लॉइटेशन होगा। ओके, वीमेन की चॉइसेस की कोई रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, वो सिर्फ घर में एक काम करने वाली बन के रह गई है। कई सारी फैमिलीज में हम देखते हैं कि 20-20 साल 25-25 साल हो जाते हैं, औरतें घर की चौखट नहीं क्रॉस कर पाती हैं। ओके, उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ओके, कहीं एक मैंने कोट पढ़ा था कि मैरिज लाइसेंस इज हिटिंग लाइसेंस, फिर उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। मैरिज लाइसेंस इज हिटिंग लाइसेंस मतलब मैरिज हो गई, शादी हो गई, तो हस्बैंड को एक लाइसेंस मिल गया कि वो अपनी वाइफ को मार सकता है। ओके, डोमेस्टिक वायलेंस के इतने सारे केसेस आ रहे हैं जहां पे हम देख रहे हैं कि वीमेन का कितना एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ओके, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आर्टिकल 15 क्या कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, लेकिन सोसाइटी तो जेंडर के बेसिस पे चलती है। ओके, वो एक सोशल आइडेंटिटी की बात करती है और उसमें वीमेन का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो हमें ये भी एक डिसफंक्शन फैमिली का देखने को मिलता है। ओके, फिर एक डिसफंक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन डिवाइस टू जस्टिफाई डेविएंट एक्ट। इसको एक हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज गवर्नमेंट का कोई एक ऑफिस है, वहां पे कोई क्लर्क है। ओके, ऐसी न्यूज हम रोज पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स में, उसने कुछ करप्शन किया। ओके, अब उसके किसी बड़े अधिकारी ने उसको पकड़ लिया करप्शन करते हुए और उसको उसने अपने चैम्बर में बुलाया और डांट लगाई कि भाई तुम ये करप्शन की एक्टिविटीज में क्यों इन्वॉल्व रहते हो। तो वो इस करप्शन के डेविएंट एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए अपनी फैमिली का सहारा लेता है और क्या लॉजिक देता है कि सर क्या करूं, मेरी 3 बेटियां हैं, उनकी शादी करनी है मुझे, सैलरी मेरी केवल 30,000 रुपीज है, मैं कैसे उनकी शादी कर पाऊंगा। मेरा बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने वाला है और वहाँ उसकी फीस इतनी है, या मेडिकल में एडमिशन लेने वाला है या मैनेजमेंट करना चाहता है, वहाँ उसकी फीस इतनी है, अब इस 30,000 रुपए में मैं क्या क्या कर पाऊंगा। ओके, तो फैमिली के नाम पे वो अपने बॉस को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। बॉस भी सोचता है कि ठीक है यार, ये अपने लिए नहीं कर रहा है, अपनी फैमिली के लिए कर रहा है। ओके, इसी तरह के कई सारे डेविएंट एक्ट, कोई चोरी कर रहा है तो वो क्या कह रहा है कि मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। एक बहुत फेमस कहानी हम रामायण में पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी के बारे में पढ़ते हैं कि जब वो चोरी का काम करते थे और उन्होंने कुछ सेंट्स को पकड़ लिया, कुछ साधुओं को पकड़ लिया चोरी करने के लिए, तो उन्होंने पूछा कि तुम ये क्यों करते हो, तो उसने कहा मैं अपनी फैमिली के लिए करता हूँ। ओके, सो जस्टिफाई करने के लिए इन डिविएंट एक्ट्स को, इन गलत कामों को, इमोरल कामों को हम कहीं ना कहीं फैमिली का सहारा लेते हैं और कहते हैं कि भाई मैं अपने लिए थोड़ी ना कुछ कर रहा हूँ, मैं तो अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। ओके, सो एक इमोशनल एंगल आ जाता है। तो ये सब कुछ ऐसे डिसफंक्शन है जो एज एन इंडिविजुअल हमें कन्फाइन करते हैं। सोसाइटी जो और ग्रो कर सकती है, उसमें कुछ और नए फीचर्स आ सकते हैं, वहां पे भी वो सोसाइटी को भी कन्फाइन कर रही है, तो ये फैमिली के कुछ डिसफंक्शंस हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रिसेंट चेंजेस के बारे में कि हाल फिलहाल के समय में फैमिली के हमने फंक्शंस के बारे में भी बात की और हमने फैमिली के स्ट्रक्चर के बारे में बात की। जब हमने फैमिली को क्लासीफाई किया तो देखा कि अलग अलग बेसिस पे हमने फैमिली को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया था। तो आज के समय में क्या चेंजेस हमें फैमिली के फंक्शन और स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहे हैं, तो इन चेंजेस को हमने बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हम उसके कुछ फंक्शनल चेंजेस को समझेंगे और फिर हम उसके कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस को समझेंगे। ओके, सबसे पहले हम फंक्शनल चेंजेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने एक फंक्शन पढ़ा था फैमिली का, सोशल कंट्रोल, और हम ये देखेंगे कि फैमिली का जो सोशल कंट्रोल का ये फंक्शन है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, फिर हमने एक फंक्शन पढ़ा था फैमिली का कि
कि इमोशनल सपोर्ट देती है फैमिली हमें। फिर इसमें भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, इसके बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। फिर राइज ऑफ सम अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस आर टेकिंग प्लेस, ये कैसे फैमिली के फंक्शन को चेंज कर रहे हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, और फैमिली अब जो है एक इकोनॉमिक प्लेसमेंट की यूनिट नहीं रह गई है। पहले हमने बात की थी कि एक फैमिली होती है, वो क्या करती है कि उसके सारे मेंबर्स मिलके एक घर में रहते हैं, उनकी एक प्रॉपर्टी है, उनके कुछ खेत हैं, वहां जाके वो काम करते हैं, मतलब वो एज अ प्रोडक्शन यूनिट काम करते हैं, और फिर वहीं पे वो उनको इकोनॉमिक प्लेसमेंट भी मिल जाता है। अगर कोई कारपेंटर है तो उनका बच्चा कारपेंट्री का काम सीख लेता है, कोई बार्बर है तो उनका बच्चा बाल काटने का काम सीख लेता है। इस तरीके से फैमिली क्या करती है, जो नए मेंबर्स आ रहे हैं फैमिली में, सोसाइटी में, उनके इकोनॉमिक प्लेसमेंट की भी जिम्मेदारी फैमिली के हाथ में होती है। लेकिन आज के समय में कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले क्या है, राइज ऑफ मॉडर्न वेलफेयर स्टेट शिफ्टिंग द सोशल कंट्रोल नाउ इन हैंड्स ऑफ लॉ मेंटेनिंग इंस्टीट्यूशन। ओके, फैमिली क्या करती थी पहले, सोशल कंट्रोल का काम करती थी। कोई बच्चा बाहर जाके बदमाशी कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो फैमिली क्या करती थी, उसको कंट्रोल करने का काम करती थी, उसको डिसिप्लिन सिखाती थी। लेकिन आज के समय में आप बाहर किसी से लड़ाई करते हो तो समझौता कौन करवाएगा, पुलिस करवाएगी। जब से डेमोक्रेटिक कंट्रीज बढ़ी हैं, दुनिया में डेमोक्रेसी की वैल्यू जो है एक्सपैंड हो रही है, तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ने क्या सेटअप किया, एक लॉ ऑर्डर एजेंसी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया, पुलिस को सेटअप किया, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम अब किसका हो गया है, अब पुलिस का हो गया है। फैमिलीज अब उसमें कुछ नहीं कर सकती है। अगर बाहर आप चोरी करते हैं तो आपके खिलाफ एफआईआर होगी। ओके, सो फैमिली का जो एक सोशल कंट्रोल का जो फंक्शन था, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग इंस्टीट्यूशंस के हाथ में जा रहा है। अब फैमिली जो है प्राइमरी इंस्टीट्यूशन नहीं रह गई है सोशल कंट्रोल की। ओके, अब हमने बात की थी कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन इकोनॉमिक प्लेसमेंट के बारे में हमने बात की थी कि कारपेंटर का बच्चा कारपेंट्री कर रहा है। अब कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हो गए हैं, कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हो गए हैं जहां हम अपनी जॉब के लिए जाते हैं। जैसे आईटी सेक्टर है, ओके, सर्विस सेक्टर है, हम अपनी जॉब के लिए वहां जाते हैं। हमें अब उनके लिए कुछ स्किल्स की जरूरत है, वो स्किल्स हम सीखते हैं और बाहर जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन ने क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन से सोसाइटी एक ट्रांजिशन के फेज से गुजरी है, जिसकी वजह से उसके फंक्शंस, फैमिली के फंक्शंस लगातार चेंज हो रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि इन एम्प्लॉयमेंट के लिए हम कहाँ जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। ओके, मॉडर्न वेलफेयर स्टेट आया है, उसने क्या किया है, उसने कई सारे इंस्टीट्यूशन खड़े किए हैं। सपोज उसने पुलिस बनाई, उसने जुडिशरी बनाई, उसने लेजिस्लेशन बनाया, और अब फैमिली के मेंबर्स अपनी जॉब के लिए, अपनी इकोनॉमिक प्लेसमेंट के लिए यहाँ जा रहे हैं। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि फैमिली का जो इकोनॉमिक प्लेसमेंट का जो फंक्शन था, वो भी अब हमें चेंज होता दिख रहा है। ओके, हमने एक बात क्या की थी, फैमिली क्या करती है, सोशल फैमिली जो है वो एक फिजिकल सिक्योरिटी का काम करती है ओल्ड पर्सन के लिए और बच्चों के लिए। लेकिन आजकल हम क्या देख रहे हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, दोनों अपने काम करते हैं, और बेबी सिटर का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल रहा है। ओके, अगर जो लोग क्रिकेट में इंटरेस्टेड हों, तो अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की एक टेस्ट सीरीज हुई थी, तो उसमें ऋषभ पंत जब बैटिंग कर रहे थे, तो पीछे से जो टिम पेन कैप्टन थे इंडिया के, उन्होंने उनको क्या बोला कि क्या तुम बेबी सिटर का काम करोगे मेरे यहाँ। ओके, वो उनको टीज करने की कोशिश कर रहे थे। तो बेबी सिटर का मतलब क्या हुआ कि दोनों फ्री नहीं है। ओके, सो उनकी फिजिकल सिक्योरिटी, वो अब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन, अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं। कई सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो कि 6 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चों की देखरेख करते हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में हम अपने बच्चे को डाल दे रहे हैं। तो वहां पे एक अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन खड़े हो रहे हैं, और फैमिली का जो ये फंक्शन था फिजिकल सिक्योरिटी वाला, ये भी हमें मिनिमाइज होता हुआ दिख रहा है। सेम तरीके से हम ओल्ड एज होम का एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है अपने मदर और फादर की केयर करने का। उनको हम कहाँ कर रहे हैं, ओल्ड एज होम जैसे इंस्टीट्यूशंस हमें तेजी के साथ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्यों, ऐसा क्या हो रहा है कि ओल्ड एज होम्स जो है इस समय रिलेवेंट होते चले जा रहे हैं। तो हम वहां पे यही बताएंगे कि जो फैमिली का फंक्शन है वो अब चेंज हो रहा है ड्यू टू वेरियस रीजन, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ड्यू टू न्यूक्लियराइजेशन, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। हमें फैमिली में ये फंक्शन, फैमिली के हमें कम होते दिख रहे हैं।
कि ओल्ड एज होम जैसा आ रहा है। फिर हमने पीछे क्या बात की कि राइज ऑफ अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन, जैसे स्कूल। पहले प्राइमरी सोशलाइजेशन कौन करता था? फैमिली करती थी, और फैमिली में ही बच्चों को काफी कुछ पढ़ाया लिखा जाता था। ओके, लेकिन अब क्या है कि अब छोटे बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, फिर वो प्राइमरी है, फिर मिडिल लेवल है, फिर हायर एजुकेशन के लिए वो बाहर जा रहे हैं। ओके, सो अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन आ गए। सिनेमा, हमने देखा कि फैमिली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन था एंटरटेनमेंट फंक्शन, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, एंटरटेनमेंट के लिए कहाँ जा रहे हैं? सिनेमा जा रहे हैं, वो सोशल मीडिया साइट्स पे जा रहे हैं। पहले हमें भूख लगती थी तो हम कहाँ आते थे? घर के किचन में जाते थे, लेकिन आज हमें क्या देखने को मिल रहे हैं? कई सारे रेस्टोरेंट्स देखने को मिल रहे हैं, कई सारे होटल्स देखने को मिल रहे हैं, कई सारे स्ट्रीट फूड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे भी फैमिली का रोल जो है मिनिमाइज हो रहा है। फिर हमें हॉस्पिटल्स देखने को मिल रहे हैं। केयर के लिए पहले आपकी केयर कौन करता था? फैमिली आपकी केयर करती थी, लेकिन आज के टाइम पे हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, हमें कुछ भी दिक्कत होती है तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, एडमिट हो जाते हैं, और घर वालों को पता भी नहीं चलता है, हम ठीक होके आ जाते हैं। ओके, सो हम देख रहे हैं कि जो फैमिली के सेकेंडरी फंक्शंस हैं ये कहीं ना कहीं हमें मिनिमाइज होते हुए दिख रहे हैं। ओके, ये हमें कम होते हुए दिख रहे हैं। तो हमने किसके बारे में बात की? हमने फंक्शनल चेंजेस के बारे में बात की। हमने पहले लेक्चर में, पहले डिस्कशन में हमने जो जो फंक्शंस फैमिली के डिस्कस किए थे, हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हर जगह हमें ये फंक्शंस कम होते दिख रहे हैं, इनमें हमें चेंज होता हुआ दिख रहा है। ओके, लेकिन अब एक क्वेश्चन उठता है कि जो ये अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस आए हैं, ओके, ये अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन जो आए हैं, इन्होंने फैमिली के फंक्शन को तो चेंज कर दिया है क्या, लेकिन क्या इन्होंने फैमिली के इंपॉर्टेंस को भी कम किया है? एक ये बड़ा क्वेश्चन है। ओके, बिग क्वेश्चन। और इस पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस आए हैं फैमिली के पैरेलल जो ग्रो कर रहे हैं, उन्होंने फैमिली के फंक्शन को तो चेंज किया है, लेकिन क्या उन्होंने इसके इंपॉर्टेंस को भी कम कर दिया है? ओके, तो फैमिली के फंक्शंस को तो इन्होंने चेंज किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सारे सोशल थिंकर्स ये मानते हैं कि हाँ भाई, आज के समय में जब सोसाइटी ड्यू टू न्यूक्लियराइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रही है, तो फैमिली के फंक्शंस हमें चेंज होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सारे लोग इस बात पे एग्री नहीं करते हैं कि फैमिली का इंपॉर्टेंस भी कम हो गया है। कैसे? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जो मॉडर्न स्कूल सिस्टम हम देखने को मिल रहा है। मॉडर्न स्कूल सिस्टम में इतना वर्कलोड है बच्चे के ऊपर, उसको इतने कोर्सेज चल चुके हैं। ओके, मीडिया की स्टडी के लिए अलग कोर्सेज हैं, डॉक्टरी पढ़ने के लिए अलग कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग के लिए अलग कोर्सेज हैं। तो क्या फैमिली का इंपॉर्टेंस इसमें कम हो गया है? नहीं, फैमिली का इंपॉर्टेंस और बढ़ गया है। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी। पहली बात तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही ज़्यादा नहीं थे, तो लोग ऐसे ही इनफॉर्मल एजुकेशन लेते थे। लेकिन जब से हम एक फॉर्मल एजुकेशन के सिस्टम में हमने इंटर किया है, फैमिली का रोल और बढ़ गया है। फीस आपकी कौन देगा? फैमिली देगी। ओके, आपको मैनेज कौन करेगा? क्योंकि जब एक बच्चा स्कूल जाता है तो उसका होमवर्क कराना है, उसको टाइम से तैयार करना है, उसको टाइम से स्कूल पहुंचाना है, तो ये सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म कर रहा है? फैमिली परफॉर्म कर रही है। और इसमें फैमिली की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जब से हमने देखा है कि हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रहा है, हमें नई नई चीजें पता चल रही हैं, और फैमिली और इन्वॉल्व हो रही है लोगों की केयर में, अपने क्लोज टाइज की केयर में। तो ये एक चीज है कि फैमिली का फंक्शंस तो चेंज हो रहा है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ रहा है। ओके, सो हमने बात की फैमिली के फंक्शनल चेंजेस के बारे में, और हमने ये जाना कि फैमिली के फंक्शंस में चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन लास्ट में हमने थोड़ा सा एक एंगल ये भी समझने की कोशिश की कि ठीक है, फंक्शंस तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन रेलिवेंट जो है फैमिली का अभी भी बना हुआ है। एक अलग बात है कि फैमिली के पैरेलल कई सारे इंस्टीट्यूशन ग्रो कर रहे हैं और फैमिली के फंक्शन को चेंज कर रहे हैं, लेकिन उसका रिलेवेंट अभी फैमिली का खत्म नहीं हुआ है। ओके, तो फिर आगे हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में कि क्या फैमिली के स्ट्रक्चर में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फैमिली का जो एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये चेंज कैसे होता है। कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जो फैमिली के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं? क्या सोसाइटी के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो फैमिली के इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं?
ओके, सो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फैमिली का एक स्ट्रक्चर हो गया कि फैमिली मेल हेडेड फैमिली है या फीमेल हेडेड फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है, ये फैमिली के अलग अलग स्ट्रक्चर हो गए। अब बाहर के जो सोसाइटी के कुछ स्ट्रक्चर हैं, सोसाइटी की स्ट्रक्चर मतलब कि सोसाइटी के कुछ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैं, सोसाइटी के कुछ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसके कुछ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हैं, कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं। क्या ये ऑर्गेनाइजेशन, ये स्ट्रक्चर्स फैमिली के स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं? ओके, इनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि देखेंगे कि ये कैसे इफेक्ट डाल रहे हैं फैमिली के इंटरनल स्ट्रक्चर पे। तो सबसे पहले इसके लिए एक एग्जांपल देखेंगे माइग्रेशन का। ओके, आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में यूपी और बिहार जैसे जो स्टेट है, ओके, यूपी और बिहार के जो ये दोनों स्टेट हैं, और साउथ इंडिया में हम देखेंगे कि जो केरला है, यहाँ के मेल मेंबर्स जॉब के लिए, जैसे कि यूपी और बिहार के लोग कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, वर्क फोर्स के लिए माइग्रेट कर रहे हैं। तो जब ये माइग्रेट कर रहे हैं, तो जब पहले ये अपनी फैमिली में रहते थे तो वो एक पैट्रियार्कल फैमिली थी, ओके, मेल हेडेड फैमिली थी, सारी पावर किनके हाथ में थी, मेल मेंबर के हाथ में थी। लेकिन जब ये मेल मेंबर माइग्रेट होके अपनी जॉब के लिए उस नई जगह पे गया, तो अब घर में जो फीमेल मेंबर है ये अकेली बची। अब सारी पावर्स किसके हाथ में है? अब जो है बच्चे को किस स्कूल में जाना है, बच्चे को कितने बजे स्कूल छोड़ना है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये फीमेल डिसाइड कर रही है। ओके, सो जो अदर स्ट्रक्चर हैं सोसाइटी के, उन्होंने फैमिली के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया? उन्होंने एक मेल हेडेड फैमिली को फीमेल हेडेड फैमिली में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह जो हमारे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर रहे हैं कि अब फीमेल एजुकेशन सिस्टम भी इनरिच हो रहा है, फीमेल्स भी अब एजुकेशन पा रही हैं, वो भी कई सारी स्किल्स सीख रही हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो भी जॉब कर रही हैं। ओके, अब वो ब्रेड विनर के लिए किसी मेल मेंबर पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो फैमिली पहले मेल डोमिनेटेड फैमिली हुआ करती थी, अब वो कॉपरेशन में है, मेल और फीमेल एज इक्वल बिहेव कर रहे हैं। ओके, सो पहले पॉइंट में हमने ये समझा कि जो फैमिली का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसे सोसाइटी के स्ट्रक्चर से प्रभावित हो रहा है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, सो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या फैमिली के स्ट्रक्चर को सोसाइटी के जो अलग अलग स्ट्रक्चर, सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनिट्स हैं, वो इन पे कोई इफेक्ट डाल रही हैं या इनको किसी तरीके से प्रभावित कर रही हैं? तो हम कहेंगे हाँ, प्रभावित कर रही हैं, और अलग अलग एग्जाम्पल देके हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, फिर स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं? उनके अथॉरिटी स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। ओके, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, और फिर कुछ नॉन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन हमें देखने को मिल रहे हैं, जिनकी वजह से फैमिली के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। आगे की स्लाइड में हम इन सारे पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे पहले क्या है? कॉन्जुगल रिलेशंस एंड अथॉरिटी स्ट्रक्चर। कॉन्जुगल रिलेशंस में क्या होता है? अभी हमने क्या पढ़ा? हमने अभी क्लासिफिकेशन में पढ़ा था पैट्रियार्कल फैमिली के बारे में। ओके, तो हमने क्या देखा था कि हस्बैंड जो है वो डोमिनेट कर रहा है, लेकिन जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, ओके, और उसके बाद जो वर्क फोर्स है वो श्रिंक कर रही है। वर्क फोर्स श्रिंक करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे कंजम्पशन बेस्ड सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो सप्लाई साइड पे ज़्यादा जो है इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब चीज़ों की मांग ज़्यादा बढ़ रही है। मांग ज़्यादा बढ़ रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन हम अधिकतर अभी तक क्या देखते चले आ रहे थे कि मेल मेंबर ही काम करने के लिए जा रहे हैं। ओके, अब सपोज एक मेल मेंबर पहले एक साल में 5 फ्रिज बनाता था सपोज। ओके, और सोसाइटी में टोटल 100 लोग हैं, 50 मेल मेंबर हैं और सपोज 50 फीमेल मेंबर हैं। लेकिन अब मांग फ्रिजेस की बढ़ रही है, तो अब क्या करना पड़ेगा कि वर्क फोर्स क्या है, श्रिंक कर रहा है। अगर केवल मेल काम करने जा रहे हैं तो मेल मेंबर्स क्या हो रहे हैं, कम पड़ जा रहे हैं। तो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि फीमेल मेंबर्स भी वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन कर रही हैं, और जब वो वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन कर रही हैं तो वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो रही हैं। ओके, आइडियोलॉजी के लेवल पे इंडिपेंडेंट हो रही हैं। तो अब जो वो फैमिलीज जो मेल डोमिनेटेड हुआ करती थी, अब वो कॉपरेशन, रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ टुडे इज बेस्ड मोर ऑन कॉपरेशन पे ज्यादा बेस्ड है, ना कि वो डोमिनेशन पे बेस्ड है। क्योंकि और अब क्या हम देखने को मिल रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग में भी जो फीमेल मेंबर्स हैं उनका हस्तक्षेप
बढ़ रहा है। जब से न्यूक्लियर फैमिलीज आई हैं, इन्होंने क्या किया है कि कॉन्जुगल बॉन्ड्स को और स्ट्रॉन्ग किया है। अब हस्बैंड एंड वाइफ क्या है, एज एन इक्वल रह रहे हैं और हमें सिमेट्रिकल रिलेशंस देखने को मिल रहे हैं। सिमेट्रिकल रिलेशन मतलब जब वो दोनों एज अ इक्वल ट्रीट किए जाए। ओके, सो हमने क्या देखा कि जो फैमिली का हमारे अथॉरिटी स्ट्रक्चर होता था वो ड्यू टू वेरियस रीजन अब वो चेंज हो रहा है। अब वो कॉपरेशन पे ज़्यादा बेस्ड है, ना कि डोमिनेशन पे। ओके, फिर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स। पहले जब जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी तो बच्चों की चॉइसेस की रिस्पेक्ट नहीं होती थी। उनको किस स्कूल में जाना है, उनको क्या करना है, ये सब सबसे एल्डेस्ट मेल मेंबर डिसाइड करता था। लेकिन अभी जब से न्यूक्लियर फैमिलीज का सर्ज हुआ है तो फैमिली के स्ट्रक्चर में हमें ये चेंज देखने को मिला है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप अच्छे हुए हैं। अब बच्चों को भी डिसीजन मेकिंग में जो है रोल दिया जा रहा है और ये फैमिलीज फिलोसेंट्रिक अप्रोच से बढ़ रही हैं। मतलब बच्चे आज का डिसाइड कर रहे हैं कि पापा इस बार हम कार लेंगे तो रेड कलर की कार लेंगे, ओके, या हमारे घर पे जो पेंट होगा वो इस कलर का पेंट होगा। तो बच्चों की भी चॉइसेस की रिस्पेक्ट हो रही है। हम ये एक स्ट्रक्चरल चेंज देखने को मिल रहे हैं। ओके, फिर हमें पेरेंट का रोल भी चेंज होता हुआ दिख रहा है। ज्वाइंट फैमिली में पहले जो एल्डेस्ट मेंबर होता था वही सबकी केयर करता था, सभी बच्चों को, ठीक है। उनके जो कोई लड़का है उसके पिता या उसके फादर उसको कंट्रोल नहीं कर रहे होते थे। पहले कौन कंट्रोल कर रहा होता था, जो सबसे उसके दादाजी उसको कंट्रोल कर रहे होते थे, वही डिसाइड कर रहे होते थे कि वो बच्चा कहाँ जाएगा, किस स्कूल में जाएगा। लेकिन आज जो ये पेरेंटल रोल है ये चेंज हो रहा है। फिर ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप क्या हुआ है, स्ट्रांग हो रहा है ड्यू टू वेरियस रीजन। फिर उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, इंक्रीज्ड इंसिडेंसेस ऑफ डाइवोर्स। हम ये एक स्ट्रक्चर, बहुत ही प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर चेंजेस देखने को मिल रहा है कि फैमिली में जो डाइवोर्स केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ओके, तो अब मैरिज सेपरेशन ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है ड्यू टू वेरियस रीजन, अर्बनाइजेशन की वजह से, या जब से जो इंडिविजुअल आइडियोलॉजी, इंडिविजुअलाइजेशन की जो आइडियोलॉजी है, जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी है, इसके आने से हमें ये चीज़ें देखने को ज़्यादा मिल रही हैं और हमें कई सारे डाइवोर्स केसेस भी देखने को मिल रहे हैं। अथॉरिटी स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। अथॉरिटी स्ट्रक्चर कैसे चेंज कर रहा है, आज के समय में जो सीनियर मेंबर है उसका रोल फैमिली में डिक्रीज हो गया है। आप देखेंगे कि अलग अलग फैमिलीज में हमारे हमारे जो दादाजी और बाबा जी हुआ करते थे उनका रोल डिसीजन मेकिंग में अब कम हो रहा है। लोग उनको केवल रिचुअल्स में बुला रहे हैं। अगर घर में कोई पूजा पाठ है, कोई रिचुअल है, तो उनको याद किया जा रहा है, बाकी डिसीजंस में उनको शामिल नहीं किया जा रहा है। तो ये एक स्ट्रक्चर में हमें चेंज देखने को मिल रहा है। फिर राइज ऑफ ट्रेडिशनली नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फीचर, इसमें हमें कई सारे स्ट्रक्चर फैमिली में देखने को मिल रहे हैं। जो हमारी फैमिली की एक क्लासिकल डेफिनेशन हमारे दिमाग में थी, हमने बहुत पहले ही डिस्कशन में बात की थी कि एक मेल मेंबर और एक फीमेल मेंबर, फिर उनके बच्चे, ये एक क्लासिकल डेफिनेशन अपने एक जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है वो है। लेकिन अभी क्या है कि कई सारे नॉन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं, जैसे लिव इन रिलेशनशिप, कि अभी लीगली वो मैरिज नहीं है लेकिन मेल और फीमेल एक साथ रह रहे हैं, एक फैमिली की तरह रह रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक लिव इन रिलेशनशिप है। इसमें मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और कई सारे देशेस में लिव इन्स को लीगल स्टेटस भी दिया जा रहा है। फिर एक हम देखने को मिलते हैं सिंगल पेरेंट। उसके लिए हमने पहले ही बात की थी, सुष्मिता सेन का एग्जाम्पल हमने दिया था कि वो एक सिंगल पेरेंट हैं, फैमिली में हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि LGBTQ कम्युनिटी, LGBTQ कम्युनिटीज़ की भी मैरिजेस को कई सारे कंट्रीज़ जो है लीगल स्टेटस दे रहे हैं। तो हमें ये भी एक तरीके की फैमिली देखने को मिल रही है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट इट। हमने आज क्या देखा, पहली स्लाइड पे आते हैं। हमने आज ये पढ़ा कि फैमिली को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, कुछ फैमिली के डिसफंक्शंस क्या हैं, और रिसेंट टाइम में फैमिली के फंक्शंस और स्ट्रक्चर में कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। ओके, फिर अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इन रिसेंट चेंजेस के पीछे कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, और फिर हम इंडियन सोसाइटी के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि इंडियन सोसाइटी की जो फैमिलीज़ हैं उनमें क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, उनमें कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स क्या हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।